अध्याय 1 ब्रह्मांड संबंधी हमारी तस्वीर। एक सुविख्यात वैज्ञानिक ने एक बार खगोल विज्ञान पर एक सार्वजनिक व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है तथा उसी क्रम में किस प्रकार सूर्य एक विशाल तारा समूह जिसे हमारी आकाश गंगा कहा जाता है केंद्र की परिक्रमा करता है। व्याख्यान की समाप्ति पर एक छोटे कद की वृद्ध महिला कक्ष में पीछे से उठी और बोली, आपने जो कुछ भी हमें बताया है सब बकवास है। विश्व वास्तव में एक विशालकाय कछुए की पीठ पर टिकी हुई समतल तश्तरी है। उत्तर देने से पूर्व वह वैज्ञानिक विशिष्ट अंदाज में मुस्कुराए, फिर बोले, कछुआ किस चीज पर खड़ा है? तुम बहुत समझदार हो नवयुवक, बहुत ही समझदार। वह वृद्ध महिला बोली, परंतु नीचे तक हैं कछुए ही। अधिकांश लोग कछुओं की असीम मीनार के रूप में हमारे ब्रह्मांड की इस तस्वीर को जरा हास्यास्पद पाएंगे, परंतु हम ये क्यों सोचते हैं कि हम ही बेहतर जानते हैं? हम ब्रह्मांड के बारे में क्या जानते हैं और इसे कैसे जानते हैं? ब्रह्मांड कहाँ से आया और ये कहाँ जा रहा है? क्या ब्रह्मांड का आदि था? और यदि ऐसा था तो उससे पहले क्या घटित हुआ? काल की प्रकृति क्या है? क्या इसका कभी अंत होगा? अद्भुत नवीन तकनीकों द्वारा क्रमबद्ध रूप से संभव बनाई गई भौतिक विज्ञान की हाल ही की कुछ प्रमुख उपलब्धियां इन चिरस्थायी प्रश्नों में से कुछ के संभावित उत्तर प्रस्तावित करती हैं। किसी दिन ये उत्तर हमें या तो इतने सुस्पष्ट प्रतीत हो सकते हैं कि जितनी कि सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी, या फिर इतने उपहासपूर्ण जितनी की कछुओं की मीनार। केवल समय ही बताएगा। लगभग 304 ईस्वी पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस में लोगों के समक्ष ये विश्वास दिलाने के लिए दो अच्छी दलीलें प्रस्तुत की थी कि पृथ्वी एक समतल तश्तरी नहीं बल्कि एक गोल पिंड है। सबसे पहले उन्होंने ये जानकारी हासिल की कि चंद्र ग्रहण पृथ्वी के पूर्व व चंद्रमा के बीच में आने के कारण होते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया सदैव गोल होती है, और जो केवल तभी सच होगी जबकि पृथ्वी गोलाकार हो। यदि पृथ्वी एक समतल तश्तरी होती तो इसकी छाया लंबी फैली हुई तथा दीर्घवृत्तीय होती, सिवाय उस समय के जबकि ग्रहण सदैव ऐसे समय घटित हो जब सूर्य तश्तरी के ठीक पीछे हो। दूसरे, यूनानी अपनी यात्राओं के अनुभव से जानते थे कि अधिक उत्तरी क्षेत्रों की अपेक्षा जब दक्षिण से देखा जाए तो ध्रुव तारा आकाश में अपेक्षाकृत झुका हुआ दिखाई देता है। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर ये किसी प्रेक्षक के ठीक ऊपर दिखाई पड़ता है, परंतु भूमध्य रेखा से किसी देखने वाले के लिए ठीक क्षितिज पर स्थित दिखाई पड़ता है। मिस्र और यूनान के ध्रुव तारे की स्थिति में अंतर से अरस्तु ने यह अनुमान भी लगाया कि पृथ्वी के चारों ओर की दूरी 4 लाख स्टेडिया है। ये ठीक नहीं मालूम कि एक स्टेडियम की लंबाई क्या थी, परंतु ये लगभग 200 गज रही होगी, जो अरस्तु के अनुमान को वर्तमान स्वीकृत संख्या का लगभग 2 गुना बना देगी। पृथ्वी गोल ही होनी चाहिए। इस संबंध में यूनानियों के पास एक तीसरी दलील भी थी कि क्षितिज से आते हुए जलयान का पाल ही फिर क्यों किसी को पहले दिखाई देता है तथा जहाज का ढांचा क्यों बाद में दिखाई देता है। अरस्तु का विचार ये था कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे वृत्ताकार कक्षाओं में पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। वे ये विश्वास इसलिए करते थे क्योंकि किन्हीं रहस्यपूर्ण कारणों के वशीभूत वे ये अनुभव करते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, और ये कि वृत्तीय गति सर्वाधिक शुद्ध एवं त्रुटिहीन है। दूसरी शताब्दी में इसी विचार को एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय मॉडल में टॉलेमी द्वारा विस्तार से वर्णित किया गया है। इस मॉडल में पृथ्वी केंद्र में स्थित थी तथा ये चारों ओर 8 गोलों से घिरी हुई थी, जिनमें चंद्रमा, सूर्य, तारे तथा उस समय ज्ञात 5 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति तथा शनि स्थित थे। आकाश में अवलोकित अपने कुछ जटिल मार्गों को स्पष्ट करने के लिए ग्रह अपने अपने क्षेत्रों से संबद्ध छोटे वृत्तों में स्वयं गति करते थे। सबसे बाहरी क्षेत्र में तथाकथित
स्थिर तारे शामिल थे जो एक दूसरे के सापेक्ष सदैव एक सी स्थितियों में स्थिर रहते हैं, परंतु जो आकाश के आर पार साथ साथ घूमते हैं, अंतिम क्षेत्र से परे क्या हैं, ये कभी भी बहुत स्पष्ट नहीं किया गया। परंतु ये निश्चित रूप से मानव जाति के प्रेक्षण करने योग्य ब्रह्मांड का भाग नहीं था। आकाश में खगोलीय पिंडों की स्थितियों की भविष्यवाणी करने के लिए टॉलेमी के मॉडल ने एक तार्किक रूप से सही प्रणाली प्रस्तुत की, परंतु इन स्थितियों के सही पूर्वानुमान के लिए टॉलेमी को ये धारणा परिकल्पित करनी पड़ी कि चंद्रमा एक ऐसे पथ का अनुसरण करता है जो इसे कभी कभी किसी दूसरे समय की अपेक्षा पृथ्वी के 2 गुना समीप ले आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा को कभी कभी किसी दूसरे समय की अपेक्षा 2 गुना बड़ा दिखाई देना चाहिए। टॉलेमी ने इस दोष को पहचान लिया, लेकिन फिर भी उसका मॉडल हालांकि व्यापक रूप से तो नहीं, तथापि सामान्यतया स्वीकार कर लिया गया। इसे ईसाई चर्च द्वारा ब्रह्मांड की उस तस्वीर के रूप में स्वीकार कर लिया गया जो बाइबल की धारणा के अनुरूप थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा लाभ ये था कि इसमें स्थिर तारों के क्षेत्र से परे स्वर्ग और नरक की काफी गुंजाइश थी। बहरहाल एक अपेक्षाकृत आसान मॉडल सन 1514 में पोलैंड के एक पादरी निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनका विचार ये था कि सूर्य केंद्र में स्थिर है तथा पृथ्वी एक दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इस विचार को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करने तक लगभग 1 शताब्दी व्यतीत हो गई। तब जर्मनी के जोहान्स केपलर और इटली के गैलीलियो गैलीली, इन 2 खगोलविदों ने कोपरनिकस के सिद्धांत का इस तथ्य के बावजूद सार्वजनिक रूप से समर्थन करना प्रारंभ कर दिया कि इसमें पूर्वानुमानित कक्षाएं प्रेक्षित की गई कक्षाओं से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। अरस्तु व टॉलेमी के सिद्धांतों पर एक घातक प्रहार सन 1609 में हुआ। उस वर्ष गैलीलियो ने रात्रि के आकाश का एक दूरबीन से प्रेक्षण करना प्रारंभ कर दिया था। इस दूरबीन का आविष्कार कुछ ही समय पहले हुआ था। जब गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह का प्रेक्षण कर लिया तो उसने पाया कि इसके कई छोटे उपग्रह या चंद्रमा हैं जो इसकी परिक्रमा करते हैं। इससे ये बात सामने आई कि हर पिंड का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना आवश्यक नहीं था, जैसा कि अरस्तु और टॉलेमी सोचते थे। उसी समय जोहान्स केपलर ने कोपरनिकस के सिद्धांत में ये सुझाते हुए किंचित संशोधन कर दिया था कि ग्रह पूर्ण वृत्त में नहीं दीर्घ वृत्त में विचरण करते हैं। अब पूर्वानुमान अंततः प्रेक्षणों से मेल खाने लगे। जहाँ तक केपलर का संबंध है, दीर्घवृत्तीय कक्षाएं मात्र एक तदर्थ परिकल्पना थी, बल्कि अरुचिकर भी, क्योंकि दीर्घवृत्त पूर्ण वृत्तों की अपेक्षा स्पष्ट रूप से कम परिशुद्ध थे। लगभग संयोगवश ये खोज लेने के पश्चात कि दीर्घवृत्तीय कक्षाएं प्रेक्षणों के अनुरूप हैं, वो अपने इस विचार से लोगों को संतुष्ट नहीं कर सके कि चुंबकीय शक्ति के कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। काफी बाद में सन 1687 में एक स्पष्टीकरण उस समय प्रस्तुत किया गया जब सर आइजक न्यूटन ने भौतिकी में कभी भी प्रकाशित शायद एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति अपनी पुस्तक फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका प्रकाशित की। इसमें न्यूटन ने न केवल ये सिद्धांत विचारार्थ प्रस्तुत किया कि खगोलीय पिंड आकाश और काल में किस प्रकार विचरण करते हैं, बल्कि इन गतियों का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक जटिल गणित का भी विकास किया। इसके अतिरिक्त न्यूटन ने एक सर्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण के नियम को एक तार्किक आधार के रूप में स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड की तरफ एक ऐसे बल से आकर्षित होता है जो उतना ही अधिक प्रबल होता है जितना अधिक वे पिंड स्थूल तथा एक दूसरे के समीप होते हैं। यही वह बल था जो वस्तुओं के धरातल पर गिरने का कारण था। न्यूटन ने आगे ये सिद्ध किया कि उनके नियम के अनुसार चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण कराने तथा पृथ्वी एवं ग्रहों को सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथों का अनुसरण कराने में गुरुत्वाकर्षण ही जिम्मेदार होता है। कोपरनिकस के मॉडल ने
टॉलेमी के खगोलीय क्षेत्रों और उनके साथ इस विचार से कि ब्रह्मांड की एक पराकृतिम सीमा है मुक्ति पाली। चूंकि स्थिर तारे पृथ्वी के अपने अक्ष पर प्रचकरण करने के कारण आकाश के आर पार परिभ्रमण करने के अतिरिक्त अपनी स्थितियों में परिवर्तन करते हुए नहीं दिखाई पड़ते थे। अतः ये मान लेना स्वाभाविक हो गया कि स्थिर तारे हमारे सूर्य के समान ही पिंड हैं, लेकिन अपेक्षाकृत बहुत दूर स्थित है। न्यूटन ने ये वस्तु स्थिति समझ ली थी कि उनके गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार तारों को एक दूसरे को आकर्षित करना चाहिए। अतः यह प्रतीत होने लगा कि वे आवश्यक रूप से गतिहीन नहीं रह सकते थे। क्या वे सभी किसी एक बिंदु पर गिर नहीं पड़ेंगे? सन 1691 में अपने युग के एक अन्य अग्रणी चिंतक रिचर्ड बेंटले के नाम एक पत्र में न्यूटन ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यदि आकाश में एक सीमित क्षेत्र के अंदर तारे केवल एक सीमित मात्रा में ही वितरित होते तो ऐसा अवश्य ही घटित हो जाता। परंतु दूसरी ओर उन्होंने ये तर्क दिया कि यदि अनंत आकाश में तारों की एक असीमित मात्रा न्यूनाधिक समान रूप से वितरित हो तो ऐसा घटित नहीं होगा, क्योंकि उनके गिरने के लिए वहां कोई केंद्रीय बिंदु नहीं होगा। ये तर्क उन गहरे खतरों का उदाहरण है जिनका सामना हमें अनंत के बारे में बात करते समय करना पड़ सकता है। एक अनंत ब्रह्मांड में प्रत्येक बिंदु को केंद्र के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु अपने चारों तरफ तारों की असीमित संख्या रखता है। काफी बाद में ही ये बात समझ गई कि सही रास्ता सीमित स्थिति पर विचार करने का है, जिसमें समस्त तारे एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते हैं, और फिर ये प्रश्न पूछने का है कि वस्तु स्थिति उस समय किस प्रकार बदलेगी। यदि कोई इस क्षेत्र के बाहर की तरफ लगभग समान रूप से वितरित और अधिक तारे जोड़ दे, न्यूटन के नियम के अनुसार अतिरिक्त तारों से मूल तारों पर सामान्यतः कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अतः तारे ठीक उतनी ही तीव्रता से गिर पड़ेंगे। हम जितने चाहें उतने तारे और बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी वे सदैव अपने ऊपर गिरते रहेंगे। अब हम जानते हैं कि उस ब्रह्मांड का एक अनंत स्थिर मॉडल बनाना असंभव है जिसमें गुरुत्वाकर्षण सदैव आकर्षी किस्म का हो। 20वीं शताब्दी से पूर्व विचारधारा के सामान्य स्वरूप पर यह एक रोचक चिंतन है कि किसी ने भी ये सुझाव नहीं दिया कि ब्रह्मांड फैल रहा है अथवा सिकुड़ रहा है। साधारणतया ये स्वीकार किया जाता था कि या तो ब्रह्मांड सदैव से एक अपरिवर्तनीय स्थिति में था, या फिर ये कि अतीत में किसी सीमाबद्ध समय पर इसे न्यूनाधिक वैसा ही उत्पन्न किया गया जैसा कि हम आज इसे देखते हैं। आंशिक रूप से ऐसा शायद लोगों की शाश्वत शक्तियों में विश्वास करने की प्रवृत्ति के कारण रहा होगा, और साथ ही साथ उस संतोष के कारण भी जो उन्हें इस विचार में प्राप्त होता था कि चाहे वे बूढ़े होकर मर जाएं, लेकिन ब्रह्मांड शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय ही रहेगा। वे लोग भी जो ये समझते थे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये सिद्ध करता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं हो सकता, ये नहीं सोचते थे कि इसका विस्तार हो रहा होगा। इसके स्थान पर उन्होंने बहुत लंबी दूरियों पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति को परित्कर्षी बनाकर इस सिद्धांत में संशोधन करने का प्रयास किया। इसने ग्रहों की गतियों के संबंध में उनकी भविष्यवाणियों को किसी विशेष अर्थपूर्ण तरीके से प्रभावित नहीं किया, लेकिन इसने नजदीकी तारों के मध्य आकर्षण शक्तियों को उन तारों जो कि बहुत दूर थे की प्रतिकर्षी शक्तियों से संतुलित कराकर तारों के असीमित वितरण का साम्यावस्था में रहना स्वीकार कर लिया। बहरहाल अब हम ये विश्वास करते हैं कि ऐसी साम्यावस्था अस्थिर होगी यदि किसी क्षेत्र में तारे एक दूसरे के थोड़ा सा भी समीप आ गए तो उनके मध्य आकर्षण शक्तियां और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी तथा प्रतिकर्षी शक्तियों के ऊपर अपना प्रभुत्व कायम कर लेंगी, जिससे कि तारे एक दूसरे की ओर गिरना जारी रखेंगे। दूसरी ओर यदि तारे एक दूसरे से थोड़ा सा भी अपेक्षाकृत अधिक दूर हो गए तो प्रतिकर्षी शक्तियां प्रभुत्व स्थापित कर लेंगी तथा उन्हें और अधिक दूर खदेड़ देंगी। अनंत स्थिर ब्रह्मांड पर एक अन्य आपत्ति सामान्यतया एक जर्मन दार्शनिक
हेनरिक ऑल्बर्स द्वारा दी जाती है, जिसने सन 1823 में ये सिद्धांत सामने रखा था। वास्तव में न्यूटन के विभिन्न समकालीन वैज्ञानिकों ने इस समस्या को उठाया था तथा ऑल्बर्स का शोध पत्र भी इसके विरुद्ध युक्ति संगत विश्वसनीय तर्क समाविष्ट करने वाला कोई प्रथम लेख नहीं था। फिर भी ये ऐसा पहला लेख जरूर था जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान गया। कठिनाई ये है कि एक अनंत स्थिर ब्रह्मांड में लगभग प्रत्येक दृष्टि रेखा किसी तारे के धरातल पर जाकर समाप्त होगी। इस प्रकार कोई ये अपेक्षा कर सकता है कि सारा आकाश रात्रि में उतना ही प्रकाशमान होगा जितना कि सूर्य। ऑल्बर्स की जवाबी दलील ये थी कि दूरस्थ तारों से आने वाला प्रकाश बीच में हस्तक्षेप करने वाले पदार्थ के अवशोषण से धुंधला हो जाएगा। फिर भी यदि ऐसा हुआ तो बीच में हस्तक्षेप करने वाला पदार्थ अंततः उस समय तक गर्म होता रहेगा जब तक कि ये उतनी दीप्ति से न चमकने लगे जितनी दीप्ति से नक्षत्र चमकते हैं। संपूर्ण रात्रि आकाश उतना ही उद्दीप्त होना चाहिए जितना कि सूर्य का धरातल। इस निष्कर्ष से बचने का एक ही मार्ग ये कल्पना कर लेना होगा कि तारे सदैव से नहीं चमकते रहे थे, बल्कि अतीत में किसी सीमाबद्ध समय पर उनकी उत्पत्ति हुई थी। उस स्थिति में अवशोषी पदार्थ अभी तक गर्म नहीं हुआ होगा या दूरस्थ तारों का प्रकाश हम तक अभी नहीं पहुंचा होगा। और ये बात हमें इस प्रश्न के सम्मुख लाकर खड़ा कर देती है कि किस कारणवश तारे पहली बार अस्तित्व में आए होंगे। निसंदेह इससे काफी पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में वाद विवाद हो चुका था। अनेक प्रारंभिक ब्रह्मांडविदों एवं यहूदी, ईसाई तथा इस्लामी परंपराओं के अनुसार ब्रह्मांड अतीत काल में बहुत ज्यादा दूर नहीं, एक सीमाबद्ध समय पर आरंभ हुआ था। ऐसी शुरुआत के लिए एक तर्क ये भावना ही थी कि ब्रह्मांड के अस्तित्व को समझाने के लिए प्रथम कारण होना आवश्यक है। एक अन्य तर्क संत ऑगस्टाइन द्वारा अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि सभ्यता प्रगति कर रही है और हम ये याद रखते हैं कि किसने ये कार्य संपन्न किया अथवा वह तकनीक किसने विकसित की। इस प्रकार मनुष्य और इसलिए शायद ब्रह्मांड भी इतने दीर्घ काल से अस्तित्व में नहीं रह सकता था। संत ऑगस्टाइन ने बुक ऑफ जेनेसिस के अनुसार ब्रह्मांड की रचना के लिए लगभग 5000 ईस्वी पूर्व वर्ष की तारीख स्वीकार की। दूसरी ओर अरस्तु और अधिकतर दूसरे यूनानी दार्शनिकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विचार इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें दैवीय हस्तक्षेप की गंध आवश्यकता से अधिक थी। इसी कारणवश वो ये विश्वास करते थे कि मानव जाति और इसके चारों ओर का ये संसार सदैव से अस्तित्व में था तथा सदैव अस्तित्व में रहेगा। यहाँ ऊपर वर्णित प्रगति के बारे में प्राचीन विद्वान पहले से ही इस तर्क पर चिंतन मनन करते रहे हैं और ये कहकर उन्होंने इसका उत्तर दिया कि समय समय पर हुई प्रलय और दूसरी प्राकृतिक विपत्तियों ने ही बारंबार मानव जाति को सभ्यता की शुरुआत के ठीक पीछे लाकर खड़ा कर दिया। ब्रह्मांड क्या किसी समय सीमा में प्रारंभ हुआ या क्या ये आकाश में सीमित है? इन प्रश्नों का निरीक्षण प्रसिद्ध दार्शनिक इमानुएल कांट द्वारा सन 1781 में प्रकाशित अपनी स्मरणीय कृति क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में बाद में विस्तृत रूप से किया गया। उन्होंने इन प्रश्नों को शुद्ध तर्क का विप्रतिषेध कहा क्योंकि वे ये अनुभव करते थे कि इस अभिधारणा में विश्वास करने के लिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा इस प्रतिस्थापना में विश्वास करने के लिए वह सदैव से अस्तित्व में था, समान रूप से विवश कर देने वाले ठोस तर्क थे। अभिधारणा के पक्ष में उनका तर्क ये था कि यदि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत न होती तो किसी भी घटना से पूर्व काल अनंत होता, जिसे वह बेतुका मानते थे। प्रतिस्थापना के पक्ष में उनका ये तर्क था कि यदि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत थी तो इससे पूर्व का काल अनंत होता, तो ब्रह्मांड को किसी विशिष्ट काल पर ही क्यों आरंभ होना चाहिए। अभिधारणा तथा प्रतिस्थापना दोनों ही प्रकरणों में उनके तर्क वस्तुतः एक से हैं और वे दोनों उनके इस अव्यक्त
पूर्वानुमान पर आधारित हैं कि चाहे ब्रह्मांड सदैव से अस्तित्व में था या नहीं, काल चक्र सदैव विपरीत दिशा में बहता रहता है। जैसा कि हम देखेंगे, ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले काल की स्थापना का कोई अर्थ नहीं है। इस ओर सर्वप्रथम संत ऑगस्टाइन द्वारा ध्यान दिलाया गया था। जब उनसे पूछा गया कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने से पूर्व ईश्वर ने क्या किया, बजाय इसके कि ऑगस्टाइन इसका उत्तर देते कि ईश्वर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले ऐसे प्रश्न पूछने वालों के लिए नरक बना रहा था, ऑगस्टाइन ने कहा कि काल ईश्वर द्वारा रचित ब्रह्मांड का गुण धर्म है और ब्रह्मांड की रचना से पहले काल का कोई अस्तित्व नहीं था। जब अधिकांश लोग एक अपरिवर्तनीय और आवश्यक रूप से स्थिर ब्रह्मांड में विश्वास करते थे, तो ये प्रश्न कि इसकी कोई शुरुआत थी या नहीं वास्तव में धर्मशास्त्र या तत्व मीमांसा से संबंधित रह गया था। इस सिद्धांत पर कि ब्रह्मांड पहले से अस्तित्व में था, या फिर इस सिद्धांत पर कि ये किसी सीमाबद्ध समय पर इस प्रकार से गतिमान किया गया कि ऐसा दिखाई दे जैसे कि मानो ये सदैव से अस्तित्व में हो। जो कुछ भी समान रूप से देखा गया उसका स्पष्टीकरण दिया जा सकता था, परंतु सन 1929 में एडविन हब्बल ने ये महत्वपूर्ण परीक्षण किया कि आकाश में जहाँ कहीं भी हम देखें, दूरस्थ आकाश गंगाएं बहुत तीव्र गति से हमसे दूर भाग रही हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्ववर्ती समय में सभी पिंड परस्पर बहुत समीप रहे होंगे। वस्तुतः ऐसा लगा कि लगभग 10 या 20 अरब वर्ष पूर्व एक ऐसा समय था जब ब्रह्मांड का सारा पदार्थ ठीक एक ही स्थान पर था और इसलिए उस समय ब्रह्मांड का घनत्व असीमित था। अंततः ये खोज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रश्न को विज्ञान की परिधि में ले आई। हब्बल के प्रेक्षणों ने यह सुझाया कि महाविस्फोटक या महानाद के नाम से ज्ञात एक समय था जब ब्रह्मांड अति सूक्ष्म तथा अत्यंत सघन था। ऐसी परिस्थितियों में विज्ञान के सारे नियम भंग हो जाते हैं और इसी के साथ ही भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाने की सारी क्षमता भी समाप्त हो जाती है। यदि इस समय से पूर्व कोई घटनाक्रम होता तो ये तो कुछ वर्तमान समय में घटित हो रहा है उसे प्रभावित नहीं कर सकता था। उस घटनाक्रम के अस्तित्व की अपेक्षा की जा सकती है क्योंकि इसका कोई भी प्रेक्षणात्मक परिणाम नहीं होगा। ये कहा जा सकता है कि महाविस्फोट के साथ ही काल की उत्पत्ति इस अर्थ में हुई कि इससे पहले के काल को परिभाषित नहीं किया जा सकता। यहाँ इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि काल की ये उत्पत्ति काल से संबंध उन अवधारणाओं से भिन्न है जिन पर पहले विचार किया गया था। एक अपरिवर्तनीय ब्रह्मांड में काल की उत्पत्ति कुछ ऐसी वस्तु होती है जिसे ब्रह्मांड से बाहर की किसी शक्ति द्वारा आरोपित किया गया हो। काल की उत्पत्ति के लिए कोई भौतिक आवश्यकता नहीं होती है। ये कल्पना की जा सकती है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को अतीत में किसी निश्चित काल पर उत्पन्न किया। दूसरी ओर यदि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो इस तथ्य के भौतिक कारण हो सकते हैं कि उत्पत्ति हुई ही क्यों। अब भी ये कल्पना की जा सकती थी कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को बिग बैंग के क्षण पर या इसके बाद ठीक इस तरीके से उत्पन्न किया कि ये ऐसा दिखाई दे मानो कोई महाविस्फोट हुआ था। परंतु ये मानना निरर्थक होगा कि इस बिग बैंग से पहले उत्पन्न किया गया था। एक निरंतर विस्तृत होता हुआ ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता का निषेध नहीं करता, परंतु इस बात पर सीमा बंधन अवश्य लगाता है कि आखिर उसने अपना कार्य कब पूरा किया होगा। ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में बात करने के लिए तथा ऐसे प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए क्या ब्रह्मांड का कोई आदि या अंत है? आपको इस संबंध में स्पष्ट होना पड़ेगा कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता क्या है। मैं तो ये साधारण विचार स्वीकार करूंगा कि एक सिद्धांत ब्रह्मांड का या इसके सीमित अंश का बस एक मॉडल तथा एक नियम समूह होता है जो उस मॉडल में दिए गए परिणामों का हमारे द्वारा किए गए प्रेक्षणों से संबंध स्थापित करता है। इसका अस्तित्व केवल हमारे मस्तिष्क में होता है तथा इसकी कोई अन्य वास्तविकता नहीं होती। वही सिद्धांत एक अच्छा सिद्धांत माना जाता है जो दो आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। एक तो ये कि वह उन सारी श्रेणी के प्रेक्षणों का सही आकलन करे जो उस मॉडल के आधार पर किए गए हों।
तथा जिसमें नियम बंधन से मुक्त स्वेच्छाचारी तत्व बहुत ही थोड़े से हों। दूसरे, वह भविष्य के प्रेक्षणों के परिणामों का निश्चित पूर्वानुमान प्रस्तुत करे। उदाहरण के लिए अरस्तु एम्पिडोकीज के इस सिद्धांत में विश्वास करते थे कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी, वायु, अग्नि एवं जल इन 4 तत्वों से बनी है। ये काफी साधारण सिद्धांत था, परंतु इसने कोई निश्चित भविष्यवाणियां नहीं की। दूसरी ओर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और भी अधिक सादे मॉडल पर आधारित था, जिसमें पिंड एक दूसरे को ऐसे बल से आकृष्ट करते थे जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती था। तब भी ये सिद्धांत सूर्य, चंद्रमा एवं ग्रहों की गतियों की भविष्यवाणी परिशुद्धता की एक बहुत बड़ी सीमा तक करता था। कोई भी भौतिक सिद्धांत इस अर्थ में सदैव अस्थायी होता है कि ये मात्र एक परिकल्पना होती है। आप इसे कभी सिद्ध नहीं कर सकते। इस बात का कोई महत्व नहीं होता कि परीक्षणों के परिणाम कितनी बार किसी सिद्धांत के अनुकूल होते हैं। आप कभी भी इस बात से आश्वस्त नहीं हो सकते कि अगली बार परिणाम सिद्धांत का खंडन नहीं करेंगे। दूसरी ओर सिद्धांत के पूर्वानुमानों से भिन्न एवं प्रतिकूल किसी भी एक अभिमत या प्रेक्षण के आधार पर आप उस सिद्धांत को गलत सिद्ध कर सकते हैं। जैसा कि विज्ञान के तत्वज्ञानी कार्ल पॉपर ने जोर देकर कहा है कि एक अच्छे सिद्धांत के चरित्र का गुण दोष इस तथ्य से बताया जा सकता है कि ये कई ऐसे पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है जिन्हें प्रेक्षण द्वारा सैद्धांतिक रूप से गलत सिद्ध किया जा सकता है। हर बार यदि नए परीक्षणों के परिणाम पूर्वानुमानों के अनुकूल होते हैं तो सिद्धांत जीवित रहता है और इसमें हमारा विश्वास बढ़ जाता है। परंतु यदि कभी भी कोई नया प्रेक्षण प्रतिकूल पाया जाता है तो हमें या तो सिद्धांत को त्यागना पड़ता है या उसमें संशोधन करना पड़ता है। कम से कम यही बात होने की कल्पना की जाती है, परंतु आप प्रेक्षण करने वाले व्यक्ति की क्षमता पर सदैव प्रश्न उठा सकते हैं। व्यवहार में प्रायः ये होता है कि एक नया सिद्धांत अभिकल्पित किया जाता है जो कि वास्तव में किसी पूर्ववर्ती सिद्धांत का ही विस्तार होता है। उदाहरण के लिए बुध ग्रह के अति शुद्ध प्रेक्षणों से इसकी गति एवं न्यूटन के गुरुत्व के सिद्धांतों के पूर्वानुमानों के मध्य बहुत ही सूक्ष्म अंतर देखने को मिला। ये तथ्य कि जो कुछ देखा गया वह आइंस्टाइन के पूर्वानुमानों से तो मेल खा गया, जबकि न्यूटन के पूर्वानुमानों से नहीं। नए सिद्धांत की निर्णायक पुष्टियों में से एक था। फिर भी समस्त व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए हम अब भी न्यूटन के सिद्धांत का उपयोग करते हैं, क्योंकि जिन स्थितियों में हम सामान्यतः कार्य करते हैं उनमें न्यूटन के पूर्वानुमानों में तथा अपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के पूर्वानुमानों में बहुत कम अंतर है। विज्ञान का संभावित अंतिम लक्ष्य एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की व्याख्या करता हो। बहरहाल अधिकांश वैज्ञानिक वस्तुतः समस्या को 2 अलग भागों में बांटने के मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्रथम वे नियम हैं जो हमें ये बताते हैं कि ब्रह्मांड किस प्रकार समय के साथ परिवर्तित होता है। दूसरे ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था का प्रश्न है। कुछ लोग ये अनुभव करते हैं कि विज्ञान का संबंध केवल प्रथम भाग से ही होना चाहिए। वे इसकी आद्य स्थिति के प्रश्न को धर्म या तत्व मीमांसा का मामला मानते हैं। वे कहते हैं कि सर्वशक्तिमान होने के कारण ईश्वर ही जिस तरह से वो चाहता था उस तरह से ब्रह्मांड को प्रारंभ कर सकता था। ऐसा हो सकता है, परंतु उस स्थिति में वह इसे पूर्णतया मनमाने तरीके से भी विकसित कर सकता था। तब भी ये लगता है कि उसने निश्चित नियमों के अनुसार एक बहुत ही नियमित ढंग से इसे विकसित करने का मार्ग चुना। अतः ये मानना समान रूप से तर्कसंगत लगता है कि आद्य स्थिति को नियंत्रित करने वाले भी कुछ नियम हैं। एक ही प्रयास में संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन करने वाले किसी सिद्धांत को बनाना बहुत ही कठिन है। इसके स्थान पर हम समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं और फिर बहुत सारे आंशिक सिद्धांतों का आविष्कार करते हैं। इन आंशिक सिद्धांतों में से प्रत्येक अन्य राशियों के प्रभावों की उपेक्षा करते हुए
या उन्हें साधारण संख्या के समुच्चयों द्वारा व्यक्त करते हुए प्रेक्षणों की एक निश्चित सीमित श्रेणी ही भविष्यवाणी एवं उनका वर्णन करता है। हो सकता है ये तरीका एकदम गलत हो। यदि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु मूलभूत रूप से किसी अन्य वस्तु पर निर्भर करती है तो अलगाव में समस्या के टुकड़ों की जांच पड़ताल करके किसी पूर्ण समाधान के समीप पहुंचना लगभग असंभव होगा। फिर भी निश्चित रूप से इसी प्रकार से हमने अतीत में प्रगति की है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही पुनः वह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है कि जो हमें ये बताता है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्व बल प्रत्येक पिंड से संबद्ध उसके मात्र एक गुण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं तो वो इस बात से पूर्णतया मुक्त है कि वह पिंड किस पदार्थ से निर्मित है। इस प्रकार सूर्य एवं ग्रहों के कक्षा पथों का हिसाब लगाने के लिए उनकी संरचना एवं गठन के सिद्धांत को जानने की आवश्यकता नहीं है। आज अपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत एवं क्वांटम यांत्रिकी इन दो आधारभूत आंशिक सिद्धांतों के रूप में वैज्ञानिक ब्रह्मांड की व्याख्या करते हैं। ये सिद्धांत इस शताब्दी के प्रथम 50 वर्षों की महान बौद्धिक उपलब्धियां हैं। अपेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत गुरुत्व बल एवं ब्रह्मांड की विशाल संरचना की व्याख्या करता है, अर्थात कुछ एक के बाद 24 शून्य मील जितनी विशाल संरचना जो प्रेक्षणीय ब्रह्मांड के आकार का द्योतक है। दूसरी ओर क्वांटम यांत्रिकी 1 इंच के 10 लाखवें हिस्से के 10 लाखवें हिस्से जितनी अति सूक्ष्म स्तरीय परिघटनाओं की व्याख्या से जुड़ी होती है। फिर भी दुर्भाग्यवश ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से असंगता रखते हैं। ये दोनों सही नहीं हो सकते। एक ऐसे नए सिद्धांत की खोज में इन दोनों सिद्धांतों को समाविष्ट कर लें। गुरुत्व का क्वांटम सिद्धांत इस पुस्तक की प्रमुख विषय वस्तु और आज भौतिक विज्ञान के प्रमुख प्रयासों में से एक है। हमारे पास अभी तक ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है और ऐसा एक सिद्धांत पाने के मार्ग पर हम अभी भी बहुत पीछे हो सकते हैं। परंतु ऐसे सिद्धांत में जो गुण धर्म अवश्य ही होने चाहिए उनमें से कई को हम पहले से ही जानते हैं और बाद के अध्यायों में हम ये देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम सिद्धांत पर लगाए जाने वाले पूर्वानुमानों के बारे में हम बहुत कुछ पहले से ही जानते हैं। अब यदि आप ये विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड नियम बंधन से मुक्त नहीं है बल्कि ये निश्चित नियमों पर नियंत्रित किया जाता है, जो आपको अंततः आंशिक सिद्धांतों को एक पूर्ण एकीकृत सिद्धांत में समाविष्ट करना पड़ेगा जो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु की व्याख्या करेगा। परंतु ऐसे एक पूर्ण एकीकृत सिद्धांत की खोज में एक आधारभूत विरोधाभास है। उपर्युक्त वर्णित वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में विचार इस धारणा से युक्त है कि हम विवेकपूर्ण प्राणी हैं जो ब्रह्मांड का अपनी इच्छानुसार प्रेक्षण करने के लिए तथा जो कुछ हम देखते हैं उससे तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी योजना में ये मानना तर्कसंगत है कि हम अपने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियमों की ओर तेजी से प्रगति करते रहेंगे। फिर भी यदि वास्तव में एक पूर्ण एकीकृत सिद्धांत है तो ये संभवतः हमारे कार्यों को सुनिश्चित करेगा और इस प्रकार से सिद्धांत हमारी खोज के परिणाम को स्वयं नियत करेगा। और ये ऐसा सुनिश्चित क्यों करें कि हम साक्ष्यों से सही निष्कर्षों पर ही जाएं? क्या ये इसी प्रकार से ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि हम गलत निष्कर्ष निकालें या कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाएं? इस समस्या का एकमात्र उत्तर जो मैं दे सकता हूँ वह डार्विन के पुराकृतिक चयन के सिद्धांत पर आधारित है। विचार ये है कि स्वयं प्रजनन करने वाले जीवों की किसी भी आबादी में विभिन्न जीवों के पालन पोषण और आनुवंशिक सामग्री में विभिन्नताएं होंगी। इन विभिन्नताओं का अर्थ ये होगा कि अपने चारों ओर के संसार के बारे में सही निष्कर्ष निकालने के लिए तथा फिर उसी निष्कर्ष के अनुसार कार्य करने के लिए कुछ व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा अधिक योग्य होते हैं। इन व्यक्तियों में जीवित रहने की तथा अपनी आबादी बढ़ाने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होगी और इसीलिए उनके व्यवहार और विचार का तरीका अपना प्रभुत्व रखेगा। अतीत में ये बात निश्चित रूप से सच रही है। जिसे हम बौद्धिकता और वैज्ञानिक खोज कहते हैं उसे उत्तरजीविता का लाभ रहा है।
ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या अभी भी यही स्थिति है। हमारी वैज्ञानिक खोजें हम सभी को पूर्णतया नष्ट कर सकती हैं, और यदि वे नहीं भी करती हैं तो भी पूर्ण एकीकृत सिद्धांत हमारे भविष्य में जीवित रहने के अवसरों में कोई विशेष अंतर नहीं डाल पाएगा। बहरहाल, यदि ब्रह्मांड एक नियमित ढंग से विकसित हुआ तो हम शायद ये अपेक्षा कर सकते हैं कि जो विवेचन क्षमताएं प्राकृतिक चयन ने हमें दी हैं, वे एक पूर्ण एकीकृत सिद्धांत की हमारी खोज में भी युक्ति संगत रहेंगी और इसलिए हमें त्रुटिपूर्ण निष्कर्षों की ओर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि हमारे पास पहले से ही जो आंशिक सिद्धांत हैं वे किन्हीं चरम स्थितियों के सिवाय सही पूर्वानुमान प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए ब्रह्मांड के किसी अंतिम सिद्धांत की खोज को व्यावहारिक स्तर पर न्याय संगत ठहराना कठिन प्रतीत होता है। अतः एक पूर्णतः एकीकृत सिद्धांत की खोज हमारी प्रजातियों की उत्तरजीविका में सहायक नहीं हो सकती। ये हमारी जीवन शैली को भी प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन सभ्यता के प्रारंभ से ही लोग घटनाओं को असंबद्ध और अबोध गम्य की भांति देखने में संतुष्ट नहीं रहे हैं। विश्व की अंतर्निहित व्यवस्था को समझने की सभी में एक उत्कट इच्छा रही है। आज भी हम ये जानने की प्रबल इच्छा रखते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं और हम कहाँ से आए। ज्ञान के लिए मानव जाति की गहनतम जिज्ञासा ही हमारी अविरत खोज का पर्याप्त कारण है, और हमारा लक्ष्य जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसके पूर्ण वर्णन से कतई कम नहीं है।